गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं आज आपके समक्ष कक्षा 12 केमिस्ट्री के विलयन वाले अध्याय का दूसरा टॉपिक लेके आया हूँ। ये दूसरी वीडियो है। हमने कल ही बात की थी विलयन की सांद्रता। विलयन की सांद्रता को दो रूपों में व्यक्त किया जाता है, एक गुणात्मक रूप यानी गुणात्मक सांद्रता और दूसरा मात्रात्मक सांद्रता। तो गुणात्मक सांद्रता में हम कह सकते हैं कि विलयन तनु है या दूसरा विलयन क्या है, सांद्र। ठीक है, यानी डाइल्यूट सॉल्यूशन है या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। तो तनु विलयन का मतलब वह विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत बहुत कम होती है उसे कहते हैं तनु विलयन, यानी पतला विलयन जो होता है वो तनु विलयन होता है। तथा सांद्र विलयन ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा अपेक्षाकृत अधिक होती है, यानी ये क्या हुआ, एक गाढ़ा विलयन हुआ। लेकिन गुणात्मक सांद्रता द्वारा या गुणात्मक निरूपण द्वारा केवल हमें यह पता चलता है कि विलेय की मात्रा कम है या अधिक है, लेकिन जो एग्जैक्ट कंपोजिशन होता है यानी वास्तविक कितना विलेय है, कितना विलायक है किसी विलयन में, इसकी वास्तविक मात्रा का आकलन हम गुणात्मक सांद्रता द्वारा नहीं कर सकते। इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है मात्रात्मक सांद्रता की। तो मात्रात्मक निरूपण अलग अलग प्रकार से किया जा सकता है। तो मात्रात्मक निरूपण जैसे मैंने कल की वीडियो में बताया था, एक बार रिवीजन हो जाएगा। किस किस प्रकार से व्यक्त कर सकते हैं? एक, द्रव्यमानात्मक प्रतिशतता, द्रव्यमान प्रतिशतता। दूसरा, आयतन प्रतिशतता। तीसरा, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। उसके बाद मोल अंश के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं। उसके बाद मोलरता, और ppm सांद्रता यानी पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता। तो मात्रात्मक रूप में हम जो सांद्रता को इन रूपों में व्यक्त कर सकते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता, आयतन प्रतिशतता, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, मोल अंश, मोलरता, मोललता और ppm। तो अब हम बात करते हैं मात्रात्मक सांद्रता की। मात्रात्मक सांद्रता में सबसे पहला हमारा टॉपिक आएगा वो है, मात्रात्मक सांद्रता में पहला टॉपिक आएगा द्रव्यमान प्रतिशतता। देखिए, द्रव्यमान प्रतिशतता, या इसमें कंफ्यूज मत होइए, इसमें बुक में द्रव्यमान प्रतिशत भी लिख रखा है। कुछ भी कहें आप, द्रव्यमान प्रतिशत कहें या द्रव्यमान प्रतिशतता कहें, तो द्रव्यमान प्रतिशत का मतलब हुआ 100 ग्राम विलयन लेके चलेंगे हम। 100 ग्राम विलयन में, यानी द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब 100 ग्राम विलयन में, 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा, ठीक है, 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। या किसी अवयव विलाय के रूप में कहेंगे तो हम 100 ग्राम विलयन में किसी विलयन की किसी अवयव की मात्रा जो होगी उस अवयव की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर, द्रव्यमान प्रतिशतता का फॉर्मूला याद रखना क्योंकि ये न्यूमेरिकल है आपके इस चैप्टर में। तो द्रव्यमान प्रतिशतता निकालने के लिए अवयव का द्रव्यमान बट्टे विलयन का कुल द्रव्यमान, ठीक है, विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ठीक है, तो द्रव्यमान प्रतिशतता के लिए हो जाएगा अवयव का द्रव्यमान गुणा अवयव का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। अगर अवयव का मतलब विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता निकाल ले तो विलेय की द्रव्यमान प्रतिशतता क्या हो जाएगी, ऊपर अवयव क्या है, विलेय का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ऐसे किसी विलायक का निकाल ले तो विलायक का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। तो द्रव्यमान प्रतिशतता का मतलब हुआ 100 ग्राम विलयन में उपस्थित किसी 100 ग्राम विलयन में उपस्थित विलेय की जो मात्रा होगी या ग्राम में जो मात्रा होगी उस विलयन की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाएगी। या अवयव के टर्म में कहें तो 100 ग्राम विलयन में उपस्थित 100 ग्राम विलयन में किसी अवयव की ग्राम में मात्रा उस अवयव की द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। तो द्रव्यमान प्रतिशतता बराबर अवयव का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। ठीक है, ऐसे ही हमारी दूसरी आ जाती है अब
ठीक है। दूसरी प्रतिसत्ता भी ऐसी है। देखिए दूसरी प्रतिसत्ता क्या है, आयतन प्रतिसत्ता। या आयतनात्मक प्रतिसत्ता भी कहते हैं इसको, वॉल्यूमेट्रिक परसेंटेज और वो मास परसेंटेज हुआ इससे पहले वाला। तो आयतन प्रतिशतता या वॉल्यूम परसेंटेज क्या हुआ, वॉल्यूम V बाई V, यानी अब यहाँ पे 100 ml विलियन में, 100 ml विलियन में विलेय का ml में आयतन, ठीक है, ml में मात्रा जो होगा या ml में जो आयतन होगा 100 ml विलियन में उपस्थित, क्योंकि हम यहाँ पे आयतन की बात कर रहे हैं, आयतन की प्रतिशतता निकाल रहे हैं। 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय का ml में आयतन जो होगा उस विलियन की आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। तो किसी अवयव की आयतन प्रतिशतता बराबर जो होगा उस अवयव का आयतन, ठीक है, आयतन को शॉर्ट में आ लिख दिया मैंने, अवयव का आयतन बट्टे विलियन का आयतन गुणा 100, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, इसमें केवल आपको फॉर्मूले याद रखने हैं, क्योंकि ये आपके पीछे न्यूमेरिकल, क्योंकि 12th की केमिस्ट्री में फर्स्ट केवल 3 या 4 चैप्टर हैं जिसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, यानी आंकिक प्रश्न है। तो उसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चन इसी वाले चैप्टर में, सॉल्यूशन वाले में। तो आप फॉर्मूले याद रखिए। अगर अवयव की आयतन प्रतिशतता निकालने तो अवयव का आयतन बट्टे विलियन का आयतन गुणा 100, यानी अगर यहाँ पे अवयव के बदले विलेय रख देंगे तो विलेय की आयतन प्रतिशतता बराबर यहाँ आ जाएगा विलेय का आयतन बट्टे विलियन का आयतन गुणा 100। विलायक का कर रहे हैं तो विलायक की आयतन प्रतिशतता बराबर विलायक का आयतन बट्टे विलियन का आयतन गुणा 100, ठीक है। अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अगला है द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता, ठीक है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता या द्रव्यमान आयतन, मास वॉल्यूम परसेंटेज क्या हुआ, मास वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब, अब देखिए विलियन को तो ml में लेंगे, 100 ml विलियन में विलेय की मात्रा किस में, विलेय की ग्राम में मात्रा, ठीक है। इसकी परिभाषा ये बनेगी 100 ml विलियन में उपस्थित किसी अवयव की ग्राम में मात्रा या 100 ml विलियन में उपस्थित विलेय की ग्राम में मात्रा उस अवयव की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाएगी, उस विलियन की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता कहलाएगी। फॉर्मूला यहाँ पे क्या आ जाएगा, अगर मैंने इस फॉर्मूले को यहीं पे फॉर्मुलेट कर लिया, अवयव की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता अगर करूं तो अवयव की द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता बराबर क्या होगी, अवयव का तो क्या आ जाएगा द्रव्यमान, जबकि विलियन का क्या आएगा आयतन गुणा 100। तो ये चीजें रटने की ना होके समझने की है। द्रव्यमान प्रतिशतता है तो अवयव का द्रव्यमान बट्टे विलियन का द्रव्यमान गुणा 100, आयतन प्रतिशतता है तो अवयव का द्रव्यमान बट्टे विलियन का अवयव का आयतन बट्टे विलियन का आयतन गुणा 100, जबकि द्रव्यमान आयतन है तो अवयव का तो यानी विलेय का तो क्या लेंगे, अवयव का द्रव्यमान लेंगे, नीचे विलियन का क्या लेंगे, आयतन लेंगे, द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता होगी, ठीक है। तो ये 3 चीजें कंप्लीट होगी। चौथा आता है, अब बहुत इंपॉर्टेंट है वो। वैसे ये सब टॉपिक कक्षा 11 में भी आप लोग पढ़ चुके होंगे, कक्षा 11 में भी था। अगला जो टॉपिक है वो है मोल अंश, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए, मोल अंश, ठीक है। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन किसे कहेंगे, देखिए मोल फ्रैक्शन या मोल अंश, विलियन के किसी अवयव का जो मोल अंश होता है उस अवयव के मोल तथा विलियन के कुल मोलों का अनुपात होता है। विलियन के किसी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल तथा विलियन के कुल मोलों का अनुपात होता है। अगर हम किसी द्विअंगी विलियन की बात करें, द्विअंगी विलियन का मतलब विलेय और विलायक केवल 2 अंग हैं इसमें, हालांकि विलेय जो होंगे वो 2 से 1 या 1 से ज़्यादा भी विलेय हम घोल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पानी में चीनी घोलेंगे, हम चीनी और पानी घोल के भी विलियन बना सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं मोल अंश के लिए, द्विअंगी विलियन की बात करेंगे। तो मोल अंश का मतलब
मोल अंश का पहले मैं यहाँ पे मोल अंश किसे कहेंगे, देखो एक अनुपात है, मोल अंश अनुपात है। मोल अंश बराबर किसी भी अवयव का मोल अंश जो होता है उस अवयव के मोल, उस अवयव के मोल तथा विलयन के कुल मोलों का अनुपात होता है, विलयन के कुल मोल। बस इतना याद रखना आपने, ठीक है। अवयव के मोलों की संख्या बट्टे विलयन के कुल मोलों की संख्या, ये मोल अंश हो गया, ठीक है। किसी भी अवयव का मोल अंश उस अवयव के मोल तथा विलयन के कुल मोलों का अनुपात होता है। अब यहां पे अगर हम बात करें किसी द्विअंगी विलयन की, माना किसी विलयन में विलेय के मोल जो है स्मॉल एन है, ध्यान रखना, किसी अवयव में विलेय के मोल स्मॉल एन है तथा विलायक के मोल, विलेय के मोल एन है तथा विलायक के मोल कैपिटल एन है, ठीक है। तो इसलिए विलयन के मोल कितने होंगे, देखिए विलयन के मोल बराबर, विलयन के मोल क्या हो जाएंगे, विलयन इज इक्वल टू क्या होता है, विलेय प्लस विलायक। तो विलयन के मोल कितने हो जाएंगे, विलेय के एन है तथा विलायक के कैपिटल एन है, ठीक है। माना विलेय के मोल स्मॉल एन है तथा विलायक के मोल कैपिटल एन है, तो विलयन के कुल मोल कितने हो जाएंगे, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब देखिए इस आधार पर अगर हमने, इस आधार पर अगर हमने, इसके बाद हम ऊपर की ओर पढ़ते हैं उल्टा, इस आधार पर अगर हमने विलेय का मोल अंश निकाला, विलेय का मोल अंश बराबर क्या होगा, विलेय के मोल यानी अवयव के मोल का मतलब क्या हुआ, विलेय के मोल बट्टे विलयन के मोल विलेय के मोल बट्टे विलयन के मोल। तो विलेय का मोल अंश, विलेय के मोल क्या माने थे हमने, स्मॉल एन बट्टे विलयन के मोल क्या माने थे, क्या हो गए, एन प्लस एन। तो विलेय का मोल अंश कैसा हो जाएगा, स्मॉल एन ओवर, यानी विलेय के मोल बट्टे विलयन के मोल, स्मॉल एन ओवर स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन हो जाएगा। ऐसे ही अगर हमने विलायक का मोल अंश निकाला, विलायक का मोल अंश निकालना है, तो विलायक के लिए क्या हो जाएगा, ऊपर विलायक के मोल आ जाएंगे, नीचे विलयन के मोल आ जाएंगे। विलायक के मोल क्या है, विलायक के मोल क्या है, कैपिटल एन मान रखा है, विलायक के मोल क्या है, कैपिटल एन, कैपिटल एन मान रखा है। देखिए विलायक के मोल कैपिटल एन बट्टे विलयन के मोल क्या आ जाएंगे, स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। तो ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल में लगेगा, जनरली याद रखना, इनको रटना नहीं है, केवल ये समझना है कि जिस किसी भी अवयव का मोल अंश निकालना है, उस अवयव के मोल और विलयन के कुल मोलों का जो अनुपात होगा उस अवयव का मोल अंश कहलाएगा। तो ये तो तीसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया ना, चौथा मोल अंश। अच्छा एक चीज और याद रखिएगा, दो चीजें और कंफ्यूज करेंगे आपको कि ये मोल क्या होता है। मोल बराबर किसी अवयव का द्रव्यमान बट्टे उसका मोलर द्रव्यमान। याद रखना, ये तो कक्षा 9 से पढ़ते हुए आ रहे हो, कक्षा 9 में भी था, कक्षा 11 में भी पढ़ा आपने। मोल बराबर द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान, यानी किसी अवयव का द्रव्यमान तथा उसके मोलर द्रव्यमान का अनुपात जो होगा वो उसका क्या होगा, मोल, नंबर ऑफ मोल। तो मोल निकालने के लिए फॉर्मूला लगा हुआ है द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। और एक चीज और याद रखिएगा, किसी विलयन के सभी अवयवों के मोल अंशों का अनुपात सदैव मोल अंशों का योग सदैव क्या होता है, एक होता है। यानी विलयन के सभी विलेय और विलायक के मोलों को जोड़ोगे, मोल अंशों को जोड़ोगे तो उसका योग जो आएगा वो इकाई आएगा, यानी एक आएगा। यानी दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं अपने वक्तव्यों को कि किसी विलयन के सभी अवयवों घटकों के मोल अंशों का योग जो होता है वो इकाई आता है, सदैव इकाई आता है। यानी हमने एक का निकाल दिया, अगर एक का 0.5 आ रहा है ना, 0.6 आ रहा है हमारा, एक अवयव का मोल अंश 0.6 आ रहा है, तो दूसरे को निकालने की जरूरत नहीं है, निकालोगे भी तो तब भी कितना आएगा 0.4, यानी इन दोनों को जोड़ोगे तो 1.0, यानी एक आ गया। तो
विलयन के सभी अवयवों के मोल अंशों का योग सदैव कितना होता है? 1 होता है, इकाई होता है। ये तो आ गया हमारा क्या, मोल अंश। अगला टॉपिक मोलरता। इन इंग्लिश इट इज नोन एज मोलैरिटी। ठीक है, इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? मोलैरिटी। तो मोलैरिटी का मतलब हुआ 1 लीटर विलयन में विलेय के मोल। बस, बाकी परिभाषा आप खुद बनाओ, रटो नहीं है। केमिस्ट्री में, वास्तव में केमिस्ट्री क्या, विज्ञान के सभी विषयों को आप समझने की कोशिश करिए, अपनी परिभाषा खुद बनाइए। ठीक है, तो मोलरता का मतलब हुआ 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को क्या कहते हैं? उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल पर लीटर। क्या कहा मैंने ये कहा 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मोल प्रति लीटर। तो कैपिटल M इज इक्वल टू विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन। किसमें? लीटर में। तो मोलरता का फॉर्मूला, ये सब फॉर्मूले याद रखने। ज्यादातर इस चैप्टर से ज्यादातर थ्योरी ना पूछी जाकर न्यूमेरिकल क्वेश्चन यानी आंकिक प्रश्न ज्यादा आते हैं। तो ध्यान रखिए, मोलरता बराबर विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन लीटर में। अब ज्यादातर क्वेश्चन हुए आपको आयतन लीटर में न मिलके किस में मिलेगा? ml में मिलेगा। तो एक फॉर्मूला, इसी से फॉर्मूला बन जाता है एक, ये याद रखिएगा। याद क्या करना है, मैंने केवल कन्वर्ट कर रखा है लीटर को ml में। विलेय के मोल बट्टे विलयन का आयतन ml में, ऊपर गुणा क्या कर लोगे? 1000। याद रख लेना। लीटर में दिया होगा तो डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला रख लेना। लीटर में नहीं दिया होगा तो लीटर को ml में कन्वर्ट करना पड़ता है। फिर इतना बवाल से या इतने झंझट से मुक्ति दिलाने के लिए फॉर्मूला में आप लोगों को बता रहा हूँ, इस पर याद रख लेना। ml में ज्यादातर आपको आयतन दिया होगा विलयन का, तो विलयन का आयतन अगर ml में दिया होगा तो ये सूत्र लगाओगे विलेय के मोलों की संख्या बट्टे विलयन का आयतन किसमें? ml में। ऊपर गुणा क्या हो जाएगा? 1000। तो मोलरता का मतलब हुआ 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को या विलेय के मोलों को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक मोल प्रति लीटर होता है। अब मोलरता का ही एक दूसरा रूप होता है, यानी सांद्रता का दूसरा रूप है, उसे कहते हैं मोलैरिटी। इसी में कर देते हैं लता, मोललता का मतलब हुआ मोलैलिटी। मोलैलिटी क्या हुआ? देखो, केवल क्या चेंज, कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना है। वहां पे 1 लीटर विलयन था तो यहाँ पे केवल क्या करना है? 1 kg विलायक। 1 kg विलायक में बाकी वही है, 1 kg विलायक में विलेय के मोल। 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, 1 kg विलायक में विलेय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोललता कहते हैं और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल m से। और इसका मात्रक जो होता है वो होता है मोल पर केजी। मात्रक क्या होगा? मोल प्रति किग्रा। ठीक है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट किया तो स्मॉल m इज इक्वल टू, ऊपर तो सेम है, विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान किसमें? केजी में। विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान किसमें? केजी में। यहाँ पे भी वही समस्या आती है, वहां पे विलयन का आयतन लीटर में था तो यहाँ पे विलायक का द्रव्यमान केजी में। यहाँ पे भी वही समस्या, फॉर्मूला तो यही है,
डेफिनेशन इसी आधार पे बनती है, लेकिन ऐसे कुछ ही क्वेश्चन, ऐसे कोई क्वेश्चन शायद ही होंगे जिसमें कि विलय का द्रव्यमान केजी में दिया होगा, क्योंकि विलय का द्रव्यमान ग्राम में दिया होता है मैक्सिमम। तो m बराबर क्या कर लोगे, विलेय के मोल बट्टे विलायक का द्रव्यमान, किसमें, अगर ग्राम में दिया होगा ऊपर क्या कर दोगे 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है, तो ग्राम में गुणा 1000। परिभाषा तो इसी से दोगे, लेकिन न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अलग फॉर्मूला लगा लेना, यानी है कुछ नहीं है, कोई अलग फॉर्मूला नहीं है, केवल केजी को 1 केजी बराबर 1000 ग्राम है तो उसी को कन्वर्ट करना है 1/1000, तो वो 1000 ऊपर चले गया। तो लेकिन एग्जाम में क्या होता है कि अचानक क्वेश्चन करने में हम जितना शॉर्ट में कर सकें उतना बेहतर है, टाइम की कमी होती है, तो इसलिए डायरेक्टली हम ये फॉर्मूला याद रखेंगे। अगर ग्राम में दिया होगा तो m बराबर विलेय के मोल बटे विलायक का ग्राम, विलायक का द्रव्यमान ग्राम में, ऊपर गुणा 1000 कर लेंगे, और इसका मात्रक जो होगा वो मोल पर केजी होगा। तो ये अलग अलग प्रकार की सांद्रताएं होगी, और एक सांद्रता और बचती है कोर्स के हिसाब से आप लोगों के, वो सांद्रता होती है ppm, यानी पार्ट्स पर मिलियन। पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन सांद्रता ज्यादातर क्या होता है कि जैसे दवाएं बनाने में, या जहाँ पे विलेय की मात्रा अति सूक्ष्म होगी, जहाँ पे विलेय की मात्रा बहुत ही कम होगी, ऐसी कंडीशन में या ऐसी स्थिति में जब किसी विलयन में विलेय की मात्रा अत्यधिक कम हो या न्यूनतम हो, बहुत ही कम हो, ऐसी स्थिति में सांद्रता को किस में व्यक्त किया जाता है, पीपीएम सांद्रता, यानी पीपीएम पार्ट्स पर मिलियन में व्यक्त किया जाता है। तो पीपीएम सांद्रता बराबर, किसी अवयव की पीपीएम सांद्रता बराबर अवयव का भाग पार्ट्स ऑफ अवयव बट्टे विलियन का भाग गुणा मिलियन का मतलब 10⁶। अवयव का भाग बट्टे विलियन का भाग गुणा 10⁶। हालांकि पीपीएम सांद्रता को द्रव्यमानात्मक रूप में या आयतनात्मक रूप में व्यक्त किया जाएगा, द्रव्यमानात्मक या आयतनात्मक रूप में व्यक्त किया जाएगा का मतलब हुआ, यानी अवयव का भाग का बदले यहाँ पे इस, अगर द्रव्यमानात्मक रूप में व्यक्त करना है, पीपीएम को द्रव्यमानात्मक रूप में व्यक्त करना है, द्रव्यमानात्मक प्रतिशतता के रूप में व्यक्त करना है, तो द्रव्यमानात्मक रूप में पीपीएम सांद्रता क्या हो जाएगा, अवयव का भाग ना आके यहाँ पे अवयव का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 10⁶ आएगा, प्रतिशतता नहीं आएगी, ठीक है। द्रव्यमानात्मक रूप में पार्ट्स पर मिलियन को व्यक्त करने पर अवयव का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 10⁶ आ जाएगा। जैसे क्लोरोफॉर्म की सांद्रता माना जल में संदूषित हो गया, संदूषित का मतलब पानी खराब हो गया है, यानी समुद्रों के जलों में इतना कूड़ा कचरा गया या नदियों में गया, और मतलब वहां पे क्लोरोफॉर्म की मात्रा इतनी है 15 ppm है, इसका मतलब क्या हुआ 10⁶ ग्राम, अगर द्रव्यमानात्मक है की बात करेंगे तो 10⁶ ग्राम विलियन में, 10⁶ ग्राम विलियन में, 10⁶ ग्राम विलियन में विलेय की मात्रा, विलेय की मात्रा यानी क्लोरोफॉर्म की मात्रा, क्लोरोफॉर्म की मात्रा यानी क्लोरोफॉर्म का द्रव्यमान कितना होगा 15 ग्राम। देखिए 10⁶ ग्राम विलियन में, उसकी 10⁶ का मतलब लगा लीजिए 10 के 1 2 3 4 5 6 इतने ग्राम विलियन में इतने ग्राम है, यानी इसके सामने क्या है, नगण्य है। तो यानी बहुत कम मात्रा जब विलेय की होगी तो सांद्रता को पीपीएम के रूप में व्यक्त किया जाता है, और पीपीएम सांद्रता बराबर अवयव का भाग बट्टे विलयन का भाग गुणा 10⁶। और एक चीज और याद रख लेना कि पीपीएम सांद्रता को द्रव्यमानात्मक या आयतनात्मक रूप में व्यक्त करना है, तो इस फॉर्मूले में द्रव्यमानात्मक है तो इस फॉर्मूले में अवयव का द्रव्यमान बट्टे विलयन का द्रव्यमान गुणा 6 आ जाएगा, आयतनात्मक है तो अवयव का आयतन बट्टे विलयन का आयतन गुणा 10⁶ आ जाएगा। तो ये तो हो गई विभिन्न प्रकार की सांद्रताएं, ठीक है। अब एक चीज बीच में बताना मैं भूल गया, जैसे माना चीनी का 10% द्रव्यमानात्मक विलयन
क्योंकि पीछे क्वेश्चनों में, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक्सरसाइज क्वेश्चन में बहुत से मिलेंगे। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए। चीनी का 10% द्रव्यमानात्मक विलयन है, इसका मतलब क्या हुआ? देखो, चीनी का 10% द्रव्यमानात्मक विलयन का मतलब, जब भी द्रव्यमानात्मक प्रतिशत वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें विलयन का द्रव्यमान मान के चलोगे 100। इसका मतलब हुआ विलयन का द्रव्यमान बराबर कितना होगा? जहां पे परसेंटेज आ गया तो विलयन का द्रव्यमान कितना? 100। चीनी का 10% द्रव्यमानात्मक विलयन है, तो इसका मतलब चीनी का द्रव्यमान कितना होगा बताइए? चीनी का द्रव्यमान कितना हो जाएगा? 10 ग्राम। ये 100 ग्राम, ये 10 ग्राम। इसका मतलब विलायक यानी जल है या कुछ भी है, ज्यादातर कंडीशन में विलायक जल ही होता है, तो विलायक का द्रव्यमान कितना होगा बताओ? विलयन का द्रव्यमान 100 है, चीनी 10 है, तो इसका मतलब विलायक का द्रव्यमान घटा दो इसमें से। विलेय धन विलायक इज इक्वल टू विलयन बना, तो इसका मतलब ये कितने ग्राम होगा? 90 ग्राम। आया समझ में? अगर मैं कहता हूं ग्लूकोज का 5% द्रव्यमानात्मक विलयन है, इसका मतलब क्या हुआ? ग्लूकोज का 5% द्रव्यमानात्मक विलयन का मतलब हुआ 100 ग्राम विलयन में ग्लूकोज की मात्रा कितनी ग्राम है? 5 ग्राम। 20% द्रव्यमानात्मक विलयन का मतलब 100 ग्राम विलयन में किसी अवयव का द्रव्यमान 20 ग्राम है। अगर 25% द्रव्यमानात्मक विलयन का मतलब हुआ 100 ग्राम विलयन में विलेय की मात्रा कितनी होगी? 25 ग्राम होगी। ऐसे आयतनात्मक रूप में भी अगर मैं कहता चीनी का 10% आयतनात्मक विलयन है, तो यहाँ पे द्रव्यमान ना होगी क्या हो जाता? यहाँ पे क्या कर लेते? विलयन का आयतन बराबर 100 ग्राम। ठीक है, केवल आयतन में मतलब 100 ग्राम नहीं, सॉरी, कितना हो जाता? आयतन अगर होता, यानी यहाँ पे विलय का आयतनात्मक विलयन होता, माना चीनी का 10% आयतनात्मक विलयन, तो विलयन का आयतन कितना हो जाता? 100 लेके चलते, तो चीनी का आयतन कितना होता उसमें? 10, और विलय का आयतन कितना होता? 90 ml होता। हाँ, तो आयतनात्मक हो या द्रव्यमान यानी परसेंटेज यानी प्रतिशत वाले क्वेश्चनों में विलयन को 100 लेके चलोगे, और जितना प्रतिशत विलयन है उतना विलय का द्रव्यमान होगा, बाकी विलय 100 में से घटा दोगे उतना, तो विलय का द्रव्यमान आ जाएगा। तो ये तो आपके इस चैप्टर से इस टॉपिक से संबंधित, सांद्रता से संबंधित विभिन्न फॉर्मूले मैंने बता दिए। न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम फिर करेंगे। केवल एक चीज याद रख लेना कि मोलरता, मोललता, मोलंस, इन सभी चीजों में आपको मोलों की आवश्यकता पड़ेगी, और मोलों को दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूं, मोल बराबर द्रव्यमान बट्टे मोलर द्रव्यमान। द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया होगा इतने ग्राम इतने में उपस्थित है। मोलर द्रव्यमान निकालने के लिए कक्षा 11 में भी पढ़ चुके हो, कक्षा 9 में भी पढ़ चुके हो। दोबारा एक बार चलो मैं और रिपीट कर रहा हूं। इस कक्षा 12 में आते आते आप लोगों को ये चीजें आनी चाहिए। मोलर द्रव्यमान याद रख लेना। चलो लिख लेता हूँ। हाइड्रोजन का 1 रखोगे। मेनली जो इस तुम्हारे चैप्टर से रिलेटेड या आगे भी चैप्टरों से रिलेटेड है, मेनली मैं बता दे रहा हूँ। हाइड्रोजन का मोलर द्रव्यमान 1 रखोगे। हाइड्रोजन से नीचे को आते 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 कार्बन का मोलर द्रव्यमान कितना रखोगे? 12 रखोगे। नाइट्रोजन का 14 रखोगे। ऑक्सीजन का 16 रखोगे। सोडियम का 23 रखोगे। Mg का 24 रखोगे। ये केवल खाली लिखना नहीं है, याद रखना है। Mg। एल्यूमिनियम का 27 रखोगे। क्लोरीन का 35.5 रखोगे। पोटेशियम का 39 रखोगे। कैल्शियम का 40 रखोगे। पी मतलब क्या हुआ? फास्फोरस का 31 रखोगे। सल्फर का 32 रखोगे। बाकी जब चैप्टर में आएंगे, मेनली जनरली इतना तो खैर पता होना ही चाहिए कि इनके मोलर द्रव्यमान इतनी है। ठीक है, इनका मोलर, इन तत्वों के मोलर द्रव्यमान इतने हैं। अब हमारा जैसे HCl है, HCl का मोलर द्रव्यमान निकालना है, तो H का कितना रखा? H प्लस Cl। H का कितना होता है? 1 प्लस Cl कितना? 35.5 बराबर कितना आ जाएगा? 36.5। मैंने NaCl का मोलर द्रव्यमान निकालना है, जल्दी निकालो। 23 प्लस 23 कहाँ से आया? ये 23 प्लस Cl कितना? 35.5। 35.5 कितना आया? जोड़ो, इतने ग्राम पर मोल।
तो इस प्रकार से मोलर द्रव्यमान निकालोगे। इनको याद रख लेना, इतना जनरली वैसे आप लोगों को याद होंगे, नहीं होंगे तो इनको याद रख लेना। तो मोलर द्रव्यमान इस हिसाब से आप लोग मोलर द्रव्यमान निकाल लोगे। चलो एक और कर लेते हैं। CO2 अगर है तो CO2 का मोलर द्रव्यमान कितना होगा? कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, 16 दूनी 32, 32 और 12 44, 2 दूनी 4, 3 4। ठीक है, तो इस प्रकार से मोलर द्रव्यमान। बाकी आंकिक प्रश्न, इससे रिलेटेड आंकिक प्रश्न मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। तब तक इन सभी क्वेश्चनों को या इन सभी चीज़ों को आप लोग ध्यान से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो मुझे दोबारा पूछ लेना, मैं दोबारा इनको जहाँ पे जो चीज़ें आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी मैं दोबारा बता दूंगा। तो क्या कहते हैं, लॉकडाउन के इस पीरियड में घर में रह के पढ़ाई कीजिए। और बाकी कोई भी कॉन्सेप्ट अगर समझ में नहीं आ रहा, हो सकता है कि मैंने बताया हो जल्दीबाजी में मैं मतलब बना कोई कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप लोग दोबारा पूछ सकते हैं। और YouTube चैनल में जिसने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।